नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सीटेट के लिए ईवीएस के क्वेश्चंस। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक ईवीएस सब्जेक्ट में कुछ भी ना पढ़ा हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रहने वाली है। आज की वीडियो देखने के बाद आपके कम से कम 5 से 6 मार्क्स इस एग्ज़ाम में इस ईवीएस सब्जेक्ट में कन्फर्म हो जाएंगे। आज की वीडियो में जो प्रश्न है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, सीटेट जो एक एग्ज़ाम है ये आपका इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली कॉन्सेप्चुअल बेस नहीं आते, बल्कि वो अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस आते हैं या पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात या ज्ञात से अज्ञात। इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में सीखने के लिए इसमें से कौन सा सिद्धांत फॉलो करता है, अनुसरण करता है? तो फ्रेंड्स, ये जो फॉलो करता है ये ज्ञात से अज्ञात फॉलो करता है, मतलब अनुसरण करता है। इसमें बच्चे को जो कुछ पता है उससे आगे जो उसे नहीं पता है वो बताया जाता है। जैसे व्यवहारिक रूप में बच्चा पर्यावरण अध्ययन में अपने समाज में, अपने आस पड़ोस में, स्कूल में और अपने खाने पीने की इन चीज़ों के बारे में बच्चा सीखता है। तो जो उसे पता है उससे लेकर उसे अज्ञात चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, पूछा गया है इसमें। उल्लू, कौवा, बसंत कौरी या मैना। तो फ्रेंड्स, इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मैना। अगला प्रश्न है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के विषय में नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको देखना है कि सही कौन सी है। पहला है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं। यह एक दिन में केवल 2-4 घंटे ही सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है और इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथीनी ही सभी फैसले लेती है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, हाथी बहुत कम आराम करते हैं और यह एक दिन में केवल 2-4 घंटे ही सोते हैं, ये सही है इनके बारे में। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है और इनके शरीर को ठंडक मिलती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। किसी हाथियों के झुंड में, हाथियों का जो झुंड चलता है उसका जो नेतृत्व करती है वो एक हथीनी करती है, सबसे बुजुर्ग हथीनी करती है और वही उसके सारे झुंड के सारे फैसले लेती है। तो इसका ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम पत्तियां खा जाता है, 200 किलोग्राम से अधिक, तो ये सही नहीं है। ये 100 किलोग्राम के आसपास होगा। 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां, झाड़ियां खाते हैं। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा ये 3 स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1। अगला प्रश्न है, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? चेराओ नृत्य पूछा गया है कि कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय। तो इस चेराओ जो नाच नृत्य है ये करते हैं फ्रेंड्स मिजोरम के लोग, ध्यान रखिएगा, मिजोरम में किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक, रेगिस्तानी एक पेड़ है और पूछा गया है कि ये कहाँ पाया जाता है? आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तान में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में। तो ये रेगिस्तानी एक ओक जो एक पेड़ है ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया एक समूह जड़ों का है, मतलब नीचे कुछ नाम दे रखे हैं आपको, इसमें बताना है कौन से ऑप्शन का समूह जो है जड़ों का है, सिर्फ जड़ों का, जिसमें जड़ें खाते हैं हम। चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो सही हो जाएगा गाजर, हम गाजर की भी जड़ ही खाते हैं, चुकंदर की भी और मूली की भी। गाजर, चुकंदर और मूली। इसमें देखिए आलू और अदरक का जड़ नहीं खाई जाती, आलू और अदरक का तना खाया जाता है।
ऐसे ही हल्दी का भी और शकरकंदी का भी। तो ये 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे और सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी। अगला है नीपेथिन्स एक पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीपेथिन्स एक पौधा है, नीपेथिन्स फ्रेंड्स एक मांसाहारी पौधा है, ध्यान रखिएगा। तो ये इनके बारे में नीचे स्टेटमेंट दी हुई है, आपको सही बतानी है। तो पहला है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो ये सही है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है सिर्फ। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तो इसका आकार एक घड़े की तरह होता है और उसका जो ऊपर मुंह होता है घड़े की तरह, वो पत्ती से ढका होता है। तो ये भी सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है और यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है और इसमें फंस जाते हैं, जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। तो यही इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। पर्यावरण अध्ययन में विषय में बच्चों को जोड़ने के लिए सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? कक्षा निर्देशन, पाठ्य पुस्तक का पठन, किस्से कहानियाँ, शिक्षक द्वारा व्याख्यान। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन विषय हम सभी जानते हैं कि प्राइमरी लेवल पे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाया जाता है पर्यावरण अध्ययन ईवीएस जो है। और छोटे बच्चों को किसी भी विषय से जोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका होता है किस्से और कहानियाँ। आप बच्चों को कोई भी विषय समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो, जैसे कि प्रदूषण हो गया या फिर प्रदूषण है या फिर कोई भोजन है या समाज है, इस तरह का कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, तो अगर आप किस्से और कहानियों के जरिए बच्चों को वो चीज़ समझाएंगे तो बच्चे उस चीज़ से जुड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। नीचे दिए गए शहर जितने दिए गए हैं नीचे नाम, इसमें से किस जगह पर रेत के पहाड़ होते हैं जिन्हें रेत के टीले भी कहते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? थिम्पू, आबू धाबी, काबुल या बर्लिन। तो फ्रेंड्स, ये पाए जाते हैं आबू धाबी में। आबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है और ये वहाँ पाए जाते हैं। हवाएं चलती हैं तो वहाँ जैसे रेत इकट्ठा होता है और रेत इकट्ठे होते होते वहाँ पे रेत के पहाड़ या टीले बन जाते हैं। अगला प्रश्न है नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? नारियल डला हुआ है और टेपियोका भोजन है, वो किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल या बिहार। तो फ्रेंड्स, नारियल डला हुआ टेपिकोआ ये प्रिय भोजन है केरल का। अगला प्रश्न है हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? हमारे देश के मानचित्र में पूछा है भारत में, झारखंड कहाँ है? छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में या उड़ीसा के उत्तर में। तो फ्रेंड्स, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही उत्तर है वो होगा उड़ीसा के उत्तर में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही उत्तर सही होगा। झारखंड उड़ीसा के उत्तर में, देखिए उड़ीसा इधर पड़ता है समुद्र के किनारे, बंगाल की खाड़ी के किनारे, और इससे आगे यहाँ पड़ता है झारखंड, तो ये इसके उत्तर में पड़ जाएगा, तो ये सही है। लेकिन अगर यहाँ बिहार दिया गया होता तो ये बिहार के, झारखंड जो है बिहार के नीचे की तरफ पड़ता है, तो ये बनता है बिहार के दक्षिण में। कहाँ पड़ेगा? बिहार के दक्षिण में पड़ेगा। और अगर ये एमपी पूछा जाए तो एमपी इस साइड पड़ता है, तो ये एमपी के पूर्व में पड़ेगा, एमपी के पूर्व में पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा उड़ीसा के उत्तर में। फ्रेंड्स, जो सीटेट का एग्ज़ाम है ना, वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ लिमिटेड ही आते हैं, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पेडागोजी के, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो, अगर आप फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्ज़ाम अपने फॉर्म फिल किया है और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा और एनसीईआरटी से ही पढ़िएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। और मोस्टली आप प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे ना तो आपका सीटेट बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है?
पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है? कोयला, डीजल, मोम या ग्रीस। तो फ्रेंड्स पेट्रोल से देखिए डीजल, मोम और ग्रीस, ये सभी पेट्रोलियम जो है एक काला गाढ़ा द्रव होता है, काला और गाढ़ा द्रव होता है, और इससे आसवन विधि के द्वारा, क्या है, आसवन विधि के द्वारा ये सारी चीज़ें प्राप्त की जाती हैं। लेकिन कोयला जो है पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका कोयला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किसी एक समूह के राज्य समुद्र तट पर अरब सागर पर स्थित है? तो देखिए जो राज्यों के नाम दे रखे हैं ये समुद्र तट पर तो सभी हैं, लेकिन ये पूछा है अरब सागर पर स्थित हैं, अरब सागर के किनारे स्थित हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो देखिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पूर्वी तट पर है, यानी बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, तो ये नहीं होगा। कर्नाटक, केरल, गुजरात। तो कर्नाटक, केरल, गुजरात अरब सागर के तट पर ही स्थित हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, तो ये देखिए ये भी पूर्वी तट पर ही आते हैं। और केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल इसमें पूर्वी तट पे आता है बंगाल की खाड़ी में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक, केरल और गुजरात, क्योंकि ये तीनों ही समुद्र तट पर भी हैं और ये अरब सागर के तट पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है, पूर्णिमा को। तो दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। सेकंड है दीपावली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन। थर्ड है होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। और फोर्थ है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। तो फ्रेंड्स देखिए जहाँ दीपावली होगा वहाँ तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि हम सब ने ही स्कूल में पढ़ा है, बचपन में छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि दीपावली जो है कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है, तो ये आंसर तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें पूर्णिमा पूछा गया है। होली, शिवरात्रि, बुद्ध जयंती, ये भी नहीं होगा, शिवरात्रि भी जो है पूर्णिमा को नहीं मनाई जाती, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा फोर्थ, क्योंकि होली भी पूर्णिमा को मनाई जाती है, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती भी, तो सही आंसर हो जाएगा आंसर डी। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा किला किसने बनवाया? गोलकुंडा किला किसने बनवाया? पल्लव राजवंश, चालुक्य राजवंश, चोल राजवंश, काकतीय राजवंश। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काकतीय राजवंश ने बनवाया था। लेकिन गोलकुंडा पूछा जाए है कहाँ पे, तो गोलकुंडा आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद पहले थी, अभी नहीं है, तो ये हैदराबाद में स्थित है बेसिकली। और इस किले का निर्माण काकतीय राजवंश के कुली कुतुब शाह ने। अगर क्वेश्चन इस बार इस तरह आ जाए कि राजवंश का नाम ना देकर आपसे पर्सन का नाम पूछ लिया जाए किसने बनवाया था, तो ये कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। ध्यान रखिएगा, गोलकुंडा किला कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? भारत में जो है ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में ठंडा रेगिस्तान कहाँ पर है। ऑप्शन है, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं, ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, और ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली या कम होती है। तो फ्रेंड्स देखिएगा इस क्वेश्चन में ठंडे रेगिस्तान में बता देती हूँ, भारत में आपको जो है कहाँ पड़ते हैं, लद्दाख में है। कहाँ पे ठंडा रेगिस्तान भारत में? लद्दाख में है, कोल्ड डिजर्ट जिसे कहते हैं हम। तो देखिए सब इसमें दो ऑप्शन सही हैं, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत ऊंचाई पर है भारत में। और दूसरा ठंडा रेगिस्तान जो है हिमालय की वृष्टि छाया में आते हैं, मतलब हिमालय की वृष्टि छाया पड़ती है इनके ऊपर, तो इसलिए ये यहाँ पे मानसून से प्रभावित नहीं होते। तो देखिए दो ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो इसमें CBSE के अकॉर्डिंग आंसर सही माना गया था वो सी माना गया था, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। लेकिन अगर इन दोनों के लिए ऑप्शन अगर नीचे कोई ये होता कि उपरोक्त दोनों, तो ये दोनों ही सही होते। अगला प्रश्न है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? ताजमहल का जो पत्थर है वो पीला पड़ता जा रहा है, तो कौन सा कारक जिम्मेदार है इसके लिए? क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर? तो ताजमहल के पीले होने के लिए जो जिम्मेदार है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, किसी राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क में प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या
क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। मतलब किस एनसीएफ में प्राथमिक स्तर पर जो है एकीकृत रूप में पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के रूप में पढ़ाने की सिफारिश की गई थी सबसे पहले? एनसीएफ 1975, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988 या एनसीएफ 2000? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एनसीएफ 2000। ध्यान रखिएगा 2005 नहीं, 2000 ने तो उसको अप्लाई किया था फिर बाद में कि पर्यावरण अध्ययन को प्राइमरी लेवल पर पढ़ाया जाए, लेकिन इसकी सिफारिश सबसे पहले किसने की थी? तो एनसीएफ 2000 ने। अगला है समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अंतिम संसाधन है क्योंकि कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है और यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो पूछा गया है कि समुदाय को जो एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन माना जाता है, ऐसा क्यों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो इसलिए माना जाता है समुदाय को क्योंकि यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में पूछा गया है कि बोझ के बिना सीखना। ऑप्शन है ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, स्कूल बैग का वजन कम करना, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा स्कूल बैग को वजन करना। मतलब पाठचर्याओं और पाठ्य पुस्तकों का सहभागीपन जो है बिल्कुल सही रूप में होके बच्चे को व्यवहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो बोझ के बिना सीखने का मतलब है बच्चों के स्कूल बैग का वजन कम करना, पाठचर्या को और पाठ्य पुस्तकों को मेल सही किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। तो हमारे देश में मिर्च कौन लाए थे? व्यवसायी आए थे। तो कहाँ से लाए थे? उज्बेकिस्तान, दक्षिण अमेरिका, अफगानिस्तान या ऑस्ट्रेलिया? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। मिर्च कहाँ से आई थी? दक्षिण अमेरिका से आई थी सबसे पहले। और इसका नोट है इसमें कि मिर्च सबसे पहले मैक्सिको में उगाई गई थी। सबसे पहले मैक्सिको के व्यापारियों ने उगाई थी और फिर वो मतलब जगह जगह जाके उन्होंने इसका फैलाव किया था। और मैक्सिको कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका देश है। लेकिन अगर आपसे यहाँ से देश का नाम ना देकर अगर व्यक्तियों का नाम पूछ लिया जाए तो भारत में सबसे पहले मिर्च कौन लाए थे? पुर्तगाली लाए थे। कौन लाए थे? पुर्तगाली लाए थे। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, झारखंड या अरुणाचल प्रदेश? तो फ्रेंड्स कुडुक जो है यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं वो झारखंड की मतलब भाषा है, लेकिन झारखंड के साथ कुडुक जो है झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल मतलब इतने एरिया में जो है उत्तर एरिया में इन सभी में रहने वाली जो जनजातियाँ हैं उन सभी की भाषा ये कुडुक कहलाती है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? मतलब जड़ कौन सा कार्य नहीं करती पौधे के लिए? भोजन भंडारण संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो देखिए जड़ें जो हैं जल खनिजों का अवशोषण करती हैं, सही है। पौधे को सहारा देती है क्योंकि जड़ों पे ही निर्भर करता है पेड़, और ह्यूमस भी उपलब्ध कराती हैं वो। लेकिन भोजन का भंडारण और संचित करना जड़ों का कार्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें कार्य नहीं पूछा गया है। अगला प्रश्न है बाला का पूरा रूप क्या है? बाला का पूरा रूप क्या है? ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट या अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग? तो फ्रेंड्स बाला का पूरा रूप हो जाएगा अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, या फिर अगर इंग्लिश में पूछा जाए इसका तो ये हो जाएगा बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड्स। बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड्स। ध्यान रखिएगा ये इसका आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर वैसे होगा अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। अगला प्रश्न है स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की
सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? ग्राफिक कौशल, दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल या स्थितीय कौशल? तो ये कहलाती है फ्रेंड्स, ये होता है चित्रण कौशल, चित्रण कौशल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? पर्यावरण अध्ययन में जो है 6 मुख्य थीम है, कौन सा एक नहीं है इसमें? काम और खेल, भोजन, आवास या हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो 6 मुख्य थीम दिए गए हैं पर्यावरण अध्ययन में और उसमें से एक नहीं है, तो ये होगा काम और खेल, नहीं है। 6 मुख्य थीम कौन कौन से हैं इसके? तो 6 थीम है परिवार और दोस्त, पहला है परिवार और हमारा समाज, फिर है भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये 6 मुख्य थीम है। जो काम और खेल दिया गया है वो थीम नहीं है इसका, ये बल्कि परिवार और दोस्त का सब थीम है, मतलब इसके भी भाग है परिवार और दोस्त के, तो इसका सब थीम है वो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए, असेसमेंट के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए? प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता और याद करना। तो देखिए, याद करना मतलब एक तरह से रटवाना होता है और रटवाना किसी भी शिक्षा में आकलन का संकेतक नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाता, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, और स्वयं आकलन है पर्यावरण अध्ययन में बोला गया है कि शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के लिए आकलन के मतलब स्वयं मूल्यांकन के लिए अवसर देना चाहिए। और स्वयं मूल्यांकन क्या होता है? सीखने के लिए आकलन, सीखने के समान आकलन, CCE या सीखने का आकलन। तो फ्रेंड्स, स्वयं आकलन जो होता है वो होता है सीखने के समान आकलन, सीखने के समान आकलन। अगला प्रश्न है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम? वर्तिकाग्र, पराग, परागकोश या मूलांकुर। तो पंखुड़ियों के बीच में आपने भी देखा होगा फूलों की पतली पतली पाउडर जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें कहा जाता है पराग। क्या कहते हैं? पराग कहते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? मतलब जो दूसरे मरे हुए जीव जानवरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर या ओमनिवोर। तो फ्रेंड्स, दूसरे मरे हुए जानवरों पर निर्भर रहने वाले वो कहलाते हैं स्कैवेंजर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने अगर इसके प्रश्न सॉल्व किए हैं तो बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही निकले, और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने EVS में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो देखने के बाद आपके 5 से 6 नंबर डेफिनेटली कंफर्म हो जाते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक एक सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक एक सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका किसी वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट या कोई सुझाव है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।